वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आरओ पीसीएस और बीईओ के लिए प्रैक्टिस पोर्शन की। इसमें हम जीएस के सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। ना केवल जीएस के सवालों को हम देखते हैं बल्कि उनमें जो आए हुए ऑप्शंस हैं, जो सवालों के ऑप्शंस हैं, उनकी भी हम विस्तृत व्याख्या यहाँ करते हैं जो आपको पेपर में बहुत हेल्प करती है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, अंतिम क्लास में हमने जो है प्रश्न नंबर 100 तक देख लिया था, यानी अभी हम 100 सवाल जियोग्राफी के देख चुके हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 101 आपके सामने स्क्रीन पर देखिए। निम्नलिखित में से कहाँ लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है, ये आपको बताना है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में अगर आपको जानकारी दे दूं तो देखो, लिग्नाइट क्या है बेसिकली। तो लिग्नाइट क्या है साथियों? लिग्नाइट है कोयले का प्रकार। ये क्या है? ये एक कोयले का प्रकार है, ठीक है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कोयला 4 प्रकार का होता है: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। उसी में से ये जो है लिग्नाइट प्रकार का कोयला है। अब ये पूछ रहा है इनमें से कहाँ लिग्नाइट कोयला नहीं पाया जाता। देखो, गुजरात में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में भी मिलता है, पुडुचेरी में भी थोड़ा बहुत मिलता है, बट झारखंड में ये नहीं मिलता। तो इसका सही जवाब होगा झारखंड। अब झारखंड में जब लिग्नाइट नहीं मिलता तो कौन सा मिलता है ये भी समझ लो। झारखंड में जो कोयला हमें मिलता है वो है बिटुमिनस। बिटुमिनस प्रकार का कोयला यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो कोयला हमें मिलता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में, वो यही है। भारत में सर्वाधिक जो कोयला पाया जाता है वो यही कोयला है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक तरफ दी हुई है सूची फर्स्ट, एक तरफ दी हुई है सूची सेकंड, और आपको जो है इनमें सही मिलान करना है, ठीक है। सही मिलान करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। हीरे में क्या मिलेगा, संगमरमर में क्या मिलेगा, रेत में क्या मिलेगा और माणिक्य रूबी में क्या मिलेगा, ठीक है। ये आपको बताना है यहाँ पर। चलिए देखो, अगर हम इसका सही मिलान करें तो क्या क्या हमें मिलेगा, यहाँ पर देखते हैं जरा। देखो, हीरा बेसिकली क्या है, तो सब लोग जानते हैं कि हीरा कार्बन का एक अपर रूप है। ध्यान रखना, कार्बन का ही एक प्रकार है हीरा और प्रकृति के सबसे कठोर तत्वों में से एक है। तो ए का हो गया चौथा, ठीक है। संगमरमर की हम बात करेंगे साथियों, तो संगमरमर क्या है? संगमरमर है एक प्रकार का कैल्शियम, पत्थर ही तो होता है। संगमरमर क्या है? एक पत्थर ही तो है। और पत्थर में आपको क्या मिलेगा? पत्थर में आपको कैल्शियम ही तो मिलेगा, कैल्शियम सिलिकेट ही तो है ये। तो बी का हो गया पहला। रेत क्या है साथियों? तो रेत तो मुझे लगता नहीं बताने की ज़रूरत है, सिलिकॉन, रेत, सिलिका, इसी से बना है। और रूबी क्या है? रूबी है साथियों एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी ए का यहाँ पर हो जाएगा चौथा। अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो ए का हो जाएगा चौथा, बी का हो जाएगा पहला, सी का हो जाएगा दूसरा और डी का हो जाएगा तीसरा। 4 1 2 3, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखो। लंबौक जल डमरू मध्य किन 2 द्वीपों के मध्य है? देखिए, कई बार जो है ये पूछा जा चुका है। जल डमरू मध्य से पेपर में सवाल आते हैं। क्या होता है जल डमरू मध्य? मैं आपको बता देता हूँ जल डमरू मध्य क्या है। जल डमरू मध्य साथियों एक ऐसा पतला समुद्री संकरा रास्ता होता है जिसके दोनों ओर विशाल समुद्री जलराशियां होती हैं, और जल डमरू मध्य 2 विशाल समुद्री राशियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लो आप। एग्जाम्पल है, आपने खूब सुना होगा जो है जिब्राल्टर।
अब जिब्राल्टर जो जल संधि है ये यूरोप और अफ्रीका के बीच में है, स्पेन और मोरक्को के बीच में है। एक तरफ इनके पड़ेगा मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर, दूसरी तरफ पड़ेगा अटलांटिक ओशन, और दोनों को जोड़ने का काम करता है जिब्राल्टर जल संधि। तो दुनिया में बहुत सारी जल संधि है, मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, उसमें जितनी भी महत्वपूर्ण जल संधियाँ हैं एक साथ बता दूंगा, उनमें से एक आध पेपर में आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखो साथियों, इसमें हमें आंसर करना है। तो लंबोक जल संधि कहाँ पर है? लंबोक जल संधि बाली और लॉम्बोक के बीच में है, ध्यान रखना, हिंद महासागर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन गर्म जलधारा है? ठीक है, गर्म जलधारा। देखिए समुद्र में साथियों, समुद्र में दो प्रकार की जलधाराएं होती हैं, आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। समुद्र में दो प्रकार की जलधाराएं चलती हैं। पहले प्रकार की जलधारा होती है ठंडी जलधारा, यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी देता हूँ आपको। समुद्र में दो प्रकार की जलधाराएं होती हैं। दो प्रकार की जलधाराएं होती हैं। पहली होती है ठंडी जलधारा और दूसरी होती है गर्म जलधारा। ये पहचानना बहुत ही आसान है कि कौन सी जलधारा गर्म होगी, कौन सी जलधारा ठंडी होगी। देखो बहुत सिंपल सा बात है, मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई जलधारा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जा रही है, अगर कोई जलधारा कैसे जा रही है? ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, तो वो हमेशा कैसी होगी? ठंडी होगी। ठीक है, और अगर कोई जलधारा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रही है, तो वो जलधारा हमेशा और हमेशा गर्म होगी। लॉजिक इसका बहुत ही आसान है भाई, जो चीज़ ध्रुवों से आ रही है वो गर्म कैसे हो सकती है? ध्रुव तो बहुत ठंडे हैं, तो जलधारा भी ठंडी होगी। और भूमध्य रेखा वो जगह है साथियों जो साल भर गर्मी प्राप्त करती है, हमेशा 12 महीने। तो इस वजह से यहाँ से जो चीज़ आएगी वो गर्म होगी। इसी के आधार पर हमने दो हिस्सों में बांट रखा है, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा, ध्यान रखना। ठीक, अब बहुत सारी ठंडी जलधाराएं हैं, बहुत सारी गर्म जलधाराएं हैं, वो मैं आपको किसी दिन बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर अगर हम देखें इनमें से कौन सी गर्म जलधारा है, तो गर्म जलधारा का अगर यहाँ पर हम जवाब देखेंगे तो वो निकल के आएगा साथियों, यहाँ पर वो निकल के आएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील की जलधारा एक गर्म जलधारा है, याद रखना। ब्राज़ील की जलधारा गर्म जलधारा है। ब्राज़ील की जलधारा एक गर्म जलधारा हो गई। उत्तरी विषुवतीय जलधारा एक गर्म जलधारा है। ठीक है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा एक गर्म जलधारा है। बहुत सारी गर्म जलधाराएं हैं, मैंने कुछ यहाँ पर नाम लिखे, बाकी कनारी है, लेब्राडोर है और फॉकलैंड है, ये सब ठंडी जलधारा है, ध्यान रखो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पे एक तरफ देश दिए हुए हैं और दूसरी तरफ वो क्या चीज़ इंपोर्ट, मतलब क्या चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया को, वो आपको बताना है। ठीक है, एक तरफ देश है, दूसरी तरफ वो क्या चीज़ दुनिया को बेचते हैं, ये आपको बताना है। देखो ऑप्शन है चाड, नाइजर, रवांडा और बेनिन। देखिए भाई, सही मिलान हमें करना है। पीसीएस में इस तरीके के बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, तो जितना ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस आप कर लो उतना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, हाँ चलिए देखो भाई, चाड जो नामक देश है ये पूरी दुनिया में पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, हाँ। रवांडा की बात करेंगे तो रवांडा पूरी दुनिया में कहवा या कॉफ़ी एक्सपोर्ट करता है। ठीक, हाँ। नाइजर जो है साथियों ये यूरेनियम एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को, और बेनिन जो है ये कपास एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1 और 3, 2, 4, 1 कहाँ पर है?
3 2 4 1 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखो भाई, पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है। देखो, पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन सा है? तो साथियों, वेस्ट एशिया में जो सबसे ज़्यादा, देखिए तेल का प्रोडक्शन तो ईरान, इराक और ये सभी करते हैं, बट सर्वाधिक हमें बताना है तो हम इसका जवाब करेंगे सऊदी अरब। सऊदी अरब पश्चिम एशिया में सबसे ज़्यादा तेल का प्रोडक्शन करता है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, अगर हम अरब देशों की बात करें तो अरब देशों की जो अर्थव्यवस्था है साथियों, वो तेल पर निर्भर है, पेट्रोलियम पर निर्भर है। लेकिन यहाँ से अब हमें एक मेजर शिफ्ट देखने को मिल रहा है। अगर आप अरब देशों की बात करोगे तो धीरे धीरे लोग जो है वो पेट्रोल से दूरी बना रहे हैं, पेट्रोलियम से दूरी बना रहे हैं, ग्रीन फ्यूल की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो ऐसे में इनके सामने एक बड़ा संकट ये है कि जब पूरी दुनिया पेट्रोल डीजल छोड़ देगी तब इनकी अर्थव्यवस्था का क्या होगा, क्योंकि अभी तो ये पूरी तरीके से पेट्रोल पर डिपेंड करते हैं। इसीलिए कुछ देश ऐसे हैं जो अरब प्रायद्वीप में आते हैं, उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को ट्रांसफॉर्म कर लिया है और कर रहे हैं। एग्जाम्पल ले लो इसका, एग्जाम्पल है हमारे पास यूएई। आपने एक जगह सुनी होगी, एक शहर है दुबई, सुना है ना? दुबई ने पूरी तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से हटा करके एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पे बना लिया है। अब दुबई में लोग घूमने जाते हैं, तो दुबई को अब ये चिंता नहीं है कि मेरा भविष्य जो है वो जब पेट्रोल लोग इस्तेमाल करना बंद कर देंगे या पेट्रोल जब ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा। उन्होंने बढ़िया कर लिया है कि लोग जो है बढ़िया हमारे यहाँ घूमने आएंगे, तो ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं उन्होंने कर दी हैं कि लोग घूमने जाते हैं और खूब सारा जो है वहाँ पर मौज मजाक करते हैं। इतनी बढ़िया व्यवस्था उन्होंने कर दी है। तो ये एक चैलेंज है इन देशों के सामने कि अभी तो आप पेट्रोल सेल कर रहे हो, कल को पेट्रोल नहीं होगा, क्योंकि पेट्रोल कोई असीमित थोड़ी है कि चलता ही रहेगा। जब खत्म हो जाएगा तब क्या करेंगे? तो जब अरब देशों के पास पेट्रोल खत्म हो जाएगा तब उनके सामने गंभीर समस्या होगी, और इस समस्या को सुलझा लिया है दुबई ने। और दुबई ने अपने यहाँ पर पेट्रोल की जगह पर टूरिस्ट सेक्टर को इतना बढ़ा लिया है कि वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। आपने देखा होगा यूट्यूबर वगैरह सब वहीं घूमने जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग समय से इसको जान लेते हैं कि भविष्य में आने वाली समस्या का क्या करना है, तो जीवन में सफल हो जाते हैं। और जो लोग इंतजार करते रहते हैं कि आएगा तब देखेंगे, तो उनके साथ समस्या खड़ी होती है। चलिए, विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है, ये आपको बताना है। आसान सवाल है, आप लोग कर लोगे आसानी से। देखो भाई, बोलीविया, ब्राज़ील, चीन और भारत। तो कॉफ़ी की बात हो रही है, तो मैंने कल या परसों की क्लास में भी इसको डिस्कस किया था। कॉफ़ी की बात होगी भैया, तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन हो रहा है ब्राज़ील में। कॉफ़ी कह लो, कहवा कह लो, ये सब ठीक है, ये यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक, कॉफ़ी से जुड़ा हुआ एक फैक्ट आपको बताता हूँ। भारत में देखिए, कॉफ़ी जो है ये अरब की जो है पैदाइश है। वहाँ पर जब लोग हज करने जाते थे अरब में, तो उनको एक जो है एक बीज पीस करके दिया जाता था, जिसको पी करके उनको स्फूर्ति आ जाती थी। तो भारत से एक बाबा जी गए, उनका नाम था बाबा बूदान। बाबा बूदान जब हज यात्रा पर गए तो उनको भी वो जो है कॉफ़ी मिली पीने को, उनको आनंद आ गया। उन्होंने कहा ये चूरन तो बहुत मज़ेदार है। तो उन्होंने क्या किया, वो उसको उसकी स्मगलिंग करके इंडिया में ले आए, उसको चुरा लाए। और यहाँ पर आकर के उन्होंने क्या किया, कर्नाटका में जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर उन्होंने अपनी पहाड़ी पर उस कॉफ़ी के बीज को बो दिया, और बोने के बाद वहाँ पर कॉफ़ी की खेती शुरू करी। इसीलिए कर्नाटका में एक जगह है बाबा बूदान की पहाड़ियाँ, कॉफ़ी के लिए बहुत फेमस है। तो इस तरीके से भारत में कॉफ़ी आई। इससे पहले भारत में कॉफ़ी नहीं थी, लोग जानते ही नहीं थे। तो बाबा बूदान की वजह से भारत में कॉफ़ी आई, और वो जगह फेमस हो गई बाबा बूदान की पहाड़ियाँ कर्नाटका में। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रूस के प्रमुख संसाधन नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा रूस का प्रमुख संसाधन नहीं है? कोयला, लौह अयस्क, हीरा और यूरेनियम। तो हमें ये बताना है कौन सा नहीं है। तो फिर नहीं की अगर हम बात करेंगे इसमें, तो देखो कोयला रूस में है ही, लौह अयस्क भी है, हीरा भी मिलता ही है, बट यूरेनियम नहीं है। यूरेनियम की थोड़ा सा कमी है। विश्व में अगर हम यूरेनियम के बड़े जो प्रोड्यूसर हैं उनकी बात करें तो उसमें एक प्रमुख देश आता है जिसका नाम है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान ये एक प्रमुख देश है जहां पर बड़े पैमाने पे यूरेनियम का प्रोडक्शन होता है विश्व स्तर पे। ये पेपर में कई बार पूछा गया है
कि यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आप आंसर करिएगा कजाकिस्तान। यही काफ़ी समय से नंबर 1 है और मुझे लगता है आगे भी रहेगा। चलो आगे देखो, उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, आप लगातार मेरी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको इसका आंसर पता होगा। पिछले लेक्चर में ही ये सवाल आया था और वहाँ सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट था। इस समय पता चलता है कि लोक सेवा आयोग सवालों को रिपीट करता है। सवाल क्या था वहाँ सवाल ये था कि महान झीलों के क्षेत्र, सवाल सुनना, महान झीलों के क्षेत्र किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? वहाँ पे डायरेक्ट किसी झील का नाम नहीं दिया था, यहाँ पर नाम दे दिया है। और उसका आंसर क्या था कि महान झीलों के जो क्षेत्र है वो फेमस है लौह इस्पात के लिए। ये सवाल था पिछले वीडियो में, मुझे याद है। अब यहाँ पर सवाल बस थोड़ा सा चेंज है कि लेक सुपीरियर का उसने नाम दे दिया और पूछ रहा है ये क्यों प्रसिद्ध है। अब आप देखोगे यहाँ तो लौह मतलब यहाँ पे डायरेक्टली जो है इस्पात का तो कोई नाम ही नहीं है। उसमें सवाल क्या था किसके लिए फेमस है, तो वहाँ था लौह इस्पात। अब स्टील का कारखाना आपको लगाना है, तो स्टील के कारखाने के लिए सबसे बेसिक चीज़ क्या है? लोहा। लोहे में मिलावट करके जो स्टील बनेगा, और लोहा कहाँ मिलेगा? लौह अयस्क के क्षेत्र में मिलेगा। तो जहाँ पर लौह अयस्क के भंडार होंगे वहीं पर तो आप स्टील फैक्ट्री लगाओगे। भारत में झारखंड में क्यों स्टील की फैक्ट्री लगी, भिलाई में क्यों स्टील की फैक्ट्री लगी? क्योंकि वहाँ पर कोयले के भंडार हैं, वहाँ पर लौह अयस्क के भंडार हैं। क्योंकि आपको कोयला भी चाहिए, लौह अयस्क भी चाहिए, बट मेन चीज़ क्या है? लौह अयस्क। उसी से तो आप मिलावट करके बनाओगे। लोहा बहुत ज़रूरी है, तभी तो इस्पात बनेगा। इसीलिए यहाँ पर लौह अयस्क के भंडार हैं और इसीलिए यहाँ पर इस्पात का जो है क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। तो लेक सुपीरियर, यहाँ पर हम कहते हैं लेक सुपीरियर, यहाँ हम कहते हैं महान झीलें, ग्रेट लेक्स। तो ये सभी इसी के अंतर्गत आपको प्राप्त होगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। एक तरफ झीलें दी हुई हैं, एक तरफ पूछ रहा है किस देश में है। झीलों से सवाल पेपर में आता है, मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें इंपॉर्टेंट झीलें एक साथ आपको बता दूंगा, वहीं से आपको पेपर में सवाल मिल जाएंगे। चलो देखो जरा, सही आंसर करना है। बैकाल झील रूस में है, बिल्कुल सही बात है, और दुनिया की सबसे गहरी झील है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दुनिया की सबसे पुरानी झीलों में से भी एक है, करीब करीब 25 मिलियन साल पुरानी है, यानी 2.5 करोड़ साल पुरानी है ये झील, लेक बैकाल। और मीठे पानी की झील है, ध्यान रखना। कैस्पियन सागर झील एशिया में है, कुछ हिस्सा यूरोप में भी है, सही है। और महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात है कि सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी झील है पूरी दुनिया की कैस्पियन सागर। लेक टंगानिका अफ्रीका में है, ठीक है। और ऐसी तो कुछ यहाँ पर विशेषता इसकी नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि लेक टंगानिका दूसरी सबसे गहरी झील है दुनिया में। अब हम बात करते हैं अपने सवाल की, लेक मलावी। देखो मलावी एशिया में नहीं है, पहली बात। मलावी कहाँ पर है? अफ्रीका में है। और इसका एक अन्य नाम न्यासा भी है, न्यासा, ये आपको ध्यान रखना है। तो मलावी जो है एशिया में नहीं है, अफ्रीका में है, ठीक है। और 3 देशों को ये कवर करती है, जो मलावी झील है 3 देशों को कवर करती है। कौन कौन से देश हैं? तो पहला तो मलावी है, मालावी। दूसरा है तंजानिया, जहाँ पर ये मिलेगी आपको, जहाँ पर ये झील मिलेगी वो दूसरा है तंजानिया। और तीसरा देश है मोजाम्बिक। तो 3 देशों में विस्तार है किसका? लेक मलावी का। सही जवाब मलावी, अफ्रीका में है। मलावी, तंजानिया और मोजाम्बिक 3 देशों में फैली है लेक मलावी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी की सतह का वह भाग जहां पर भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है भूकंप मूल, अधिकेंद्र, सीस्मोलाइट, या इनमें से कोई नहीं। तो भूकंप के बारे में मैं थोड़ा पहले आपको बताऊंगा, तब इस सवाल को आप लोग सॉल्व करिएगा। देखो भाई, भूकंप की अगर हम बात करेंगे तो भूकंप में 2 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा, उसी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो ठीक, वो जगह जहां से भूकंप शुरू होता है, मान लो ये वो जगह है जहां से भूकंप स्टार्ट हुआ, तो वो जगह जहां से भूकंप शुरू होता है उसे कहा जाता है फोकस, या हिंदी में कहते हैं भूकंप मूल। इंग्लिश में कहा जाता है इसको फोकस।
ठीक, अब भूकंप मूल से क्या होगा, भूकंप मूल से सभी दिशाओं में भूकंपीय तरंगें निकलेंगी इस तरीके से, है ना। तो जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगें सबसे पहले हिट करती हैं जमीन को, ठीक है, जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगें सबसे पहले जमीन को हिट करेंगी उस स्थान को कहते हैं भूकंप अधिकेंद्र। इंग्लिश में कहा जाता है एपी सेंटर, ठीक है। तो ये है फोकस और ये है एपी सेंटर। फोकस वो जगह है जहाँ से भूकंप शुरू होता है और वो जगह जहाँ पर भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुँचती हैं, इस पॉइंट को कहते हैं हम लोग एपी सेंटर या भूकंप अधिकेंद्र। तो ये ध्यान रखना, भूकंप जहाँ से शुरू होगा वो फोकस और जहाँ भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुँचेंगी वो एपी सेंटर यानी भूकंप अधिकेंद्र। अब इस सवाल को देखो, इस सवाल में ये पूछ रहा है जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुँचती हैं या रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो भैया इसका जवाब अब आसान है। इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब हो जाएगा भूकंप अधिकेंद्र। यही तो पूछ रहा है कि जहाँ पे भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुँचती हैं, जहाँ पे भाई पहुँचेंगी तभी तो रिकॉर्ड होगा ना यार, ये भी सोचने वाली बात है। अब ये मत सोचना कि बिल्कुल जैसा मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल शब्द के अनुसार ही पेपर मिल जाएगा। भाई अधिकारी बनने जा रहे हो आप, इतना आसान नहीं है। तो लॉजिक के साथ काम करो, जब तरंगें पहुँचेंगी तभी तो आप रिकॉर्ड करोगे। और रिकॉर्डर कहाँ लगा होगा, ज़मीन में नीचे लगा होगा कि ज़मीन के ऊपर लगा होगा, ऊपर ही लगा होगा ना, कि ज़मीन में नीचे लगा दोगे आप रिकॉर्डर, ज़मीन में ऊपर होगा। तो ऊपर जहाँ पर पहुँचेगी तभी तो वहाँ पर रिकॉर्ड करेगा। तो ये जगह कौन सी हो जाएगी, भूकंप अधिकेंद्र। और जहाँ से शुरू होगा वो जगह हो जाएगी फोकस यानी भूकंप मूल। बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से जो है सूची फर्स्ट सूची सेकंड है, आपको इनका सही मिलान करना है। देखो एक तरफ पहाड़ियां दी हुई हैं और एक तरफ राज्य दिए हुए हैं और आपको इनको सही मिलाना है। चलो मिलाते हैं भाई। देखो भाई, गारो, चाहे गारो कहो, चाहे खासी कहो, चाहे कहो जयंतिया, ये तीनों की तीनों ही मौजूद हैं साथियों मेघालय में। पहला बिल्कुल सही मिला है। मिरी पहाड़ियाँ साथियों तमिलनाडु में है, कोल्लई मलाई पहाड़ियाँ अरुणाचल में है और डालमा पहाड़ियाँ झारखंड में है। ये चारों ही बिल्कुल सही मिले हुए हैं, ठीक है ना। इसके अलावा तमिलनाडु में कुछ और बेसिक फेमस पहाड़ियाँ जिनके नाम आपको बता देता हूँ, जैसे जावादी, शेवाराय, ये भी पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु में ही मौजूद है पूर्वी घाट में। इसके अलावा तमिलनाडु में ही आपको मिलेगा नीलगिरी। नीलगिरी हालांकि प्रॉपर तमिलनाडु में नहीं है, लेकिन हाँ तमिलनाडु में एक बड़ा हिस्सा है। नीलगिरी का एक बहुत ही फेमस शहर है ऊटी। ऊटी आप लोगों ने सुना होगा। तो ऊटी एक ऐसी जगह है जिसके बारे में आप सब लोगों ने खूब सुना होगा, पिक्चरों में बहुत जगह इसकी शूटिंग होती है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि ऊटी कहाँ पर है। क्योंकि पहाड़ वहाड़ दिखाई देते हैं तो लोग ऐसा सोचते हैं कि ऊटी कहीं उत्तर भारत में होगा, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड में, बट ऐसा नहीं है। ऊटी जो पर्यटक स्थल है उसका मूल नाम है उडक मंडलम और ये मौजूद है तमिलनाडु में, याद रखिएगा। और कई सारी मूवीज़ की यहाँ शूटिंग हो चुकी है और ये आता है किसके अंतर्गत, ऊटी आता है साथियों नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत, ठीक है। नीलगिरी की बात करें तो नीलगिरी 3 राज्यों में है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, जिसमें से ऊटी तमिलनाडु में है। आगे देख, भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है। 6, 7, 8, 9, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आसानी से आप लोग इसे कर लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो भाई, तटीय राज्यों की बात कर रहा है तो तटीय राज्यों की संख्या है 9 पूर्ण राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश जिनके पास समुद्री सीमा है या तट है, ठीक। अगर पूछे कुल कितने राज्य हैं जिनके पास तट रेखा है, 13, ठीक। अगर जैसे यहाँ पर सिंपल सवाल आया कि कितने राज्यों के पास समुद्री सीमा है तो आपने बता दिया 9, ठीक है। यहाँ पर सवाल आ जाए कि कितने केंद्र शासित प्रदेशों के पास समुद्री सीमा है तो 4। और अगर पेपर में सवाल आ जाए कुल कितने राज्य हैं जिनके पास समुद्री सीमा है तो आप बताओगे 13। 9, 4, 13। याद रखना, इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको पता होना चाहिए। चलो, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति पाई जाती है। थारू, तो इस सीरीज का अंतिम सवाल देखते हैं जरा इसको।
थारू जनजाति। देखो भाई, थारू काफ़ी महत्वपूर्ण है और पेपर में खूब पूछी जाती है भाई। थारू जनजाति आपको कहाँ मिलेगी? ये यूपी में भी मिलेगी, और यूपी में जो तराई के इलाके हैं, ठीक है, जो पहाड़ों से सटे हुए हैं यानी उत्तराखंड, उनमें भी आपको मिलेगी। दूसरा, थारू से जुड़ा हुआ एक पॉइंट आपको बताता हूँ जो पेपर में खूब पूछता है, वो है ये कि थारू जनजाति जो है वो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये पेपर में कई बार पूछा गया प्रश्न है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है साथियों? तो आप इसका जवाब दोगे थारू। अब ऐसा मत सोच लेना कि ये लोग रोते पीटते नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे हमारे एक हिंदुओं में एक त्यौहार होता है, त्यौहार का एक सीजन चलता है जिसे हम कहते हैं श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष में क्या होता है कि हम अपने मरे हुए पूर्वजों को याद करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। एक तरीके से उसकी जो थीम है वो दुख पर ही तो आधारित है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग श्राद्ध पक्ष में रोते हैं, पीटते हैं, चिल्लाते हैं, ऐसा नहीं है। वैसे ही थारू जो लोग हैं ये दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। इनका मानना है कि दिवाली की रात को इनके मरे हुए पूर्वज इनके पास आते हैं, इसीलिए उनको याद करते हुए ये लोग नाच गाना करते हैं, बढ़िया। लेकिन उस त्यौहार का जो थीम है वो चूँकि मरे हुए लोगों पर आधारित है, इसीलिए इसको शोक के त्यौहार के रूप में ये लोग मनाते हैं। तो याद रखिएगा, दिवाली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति कौन सी है? थारू। ठीक है, तो इसी के साथ ही साथियों ये जो हमारी सीरीज है ये आज के लिए रखते हैं इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। मैं मेहनत कर रहा हूँ इसमें, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अच्छी लग रही होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा और पूरी व्याख्या करूँगा। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए ROE 2024 के लिए, BEO 2024 के लिए और PCS 2024 के लिए। ठीक है, विश्वास मानिए जब आप पेपर दे रहे होंगे तो ज़्यादातर सवाल आपको यहीं से मिलेंगे जो आपने हमारी सीरीज़ में लगाए हों। तो बस मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।